ये सारे सवाल इन 9 दिनों में उछले तो आप इमेजिन करिए, रण होगा रण। बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है दोस्तों, जब कोई आपके सबसे बड़े घाव को कुरेद दे। और यही आज संसद में हुआ। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने मिलकर मोदी की दुखती रग पर हाथ रख दिया। अयोध्या में मोदी को हराने वाले सांसद अवधेश प्रसाद को राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने संसद की सबसे आगे वाली सीट पर अपने बगल में बिठाया। ये देखिए, दो लाल टोपियां दिखाई दे रही हैं आपको। पहली लाल टोपी में अखिलेश यादव हैं और दूसरी लाल टोपी में अयोध्या में बीजेपी का सबसे बड़ा किला ढहाने वाले अवधेश प्रसाद हैं। फिर राहुल गांधी और बगल में वेणुगोपाल जी हैं। अवधेश प्रसाद को सबसे आगे नरेंद्र मोदी के सामने बिठाया गया, जहां से नरेंद्र मोदी उनको बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे थे। दरअसल संसद में राहुल गांधी और अखिलेश यादव मोदी को आईना दिखा रहे थे। दोस्तों, अवधेश प्रसाद को नरेंद्र मोदी के सामने बिठाकर अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने प्रोवोक करने की कोशिश की। अयोध्या में बीजेपी को हराने वाले अवधेश प्रसाद दलित हैं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों मोदी पर यह दबाव बना रहे हैं कि वो यूपी में कुछ करें, क्योंकि दलित वोटर खिसक कर अब इंडिया की तरफ आ चुका है। अयोध्या में बीजेपी को हराने वाले दलित सांसद अवधेश प्रसाद को राहुल और अखिलेश अपने बगल में बिठा रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। अब जब ये तस्वीर बाहर जाती है तो बीजेपी पर दबाव बनता है कि उत्तर प्रदेश की सत्ता में दलित समाज को बड़ी जिम्मेदारी दिया जाना चाहिए। अवधेश प्रसाद को सोची समझी रणनीति के तहत ही मोदी के सामने बिठाया गया है। दोस्तों, नई सरकार, नई संसद, बैसाखियों वाली सरकार का नया अनुभव, विपक्ष की नई ऊर्जा, संसद में बहुत सारे नए सांसद। अब इतनी सारी नई चीजों के बीच क्या नरेंद्र मोदी का पुराना रवैया तीसरे टर्म में टिक पाएगा? क्या सरकार अपना तीसरा टर्म पूरा कर पाएगी? क्योंकि संसद के भीतर नरेंद्र मोदी की पहले वाली ठसक चलेगी नहीं गुरु। दोस्तों, नरेंद्र मोदी संसद पद की शपथ लेने के लिए खड़े हुए थे तो राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को संविधान की कॉपी दिखाई। ये पहली बार था कि संसद के भीतर विपक्ष सत्ता पक्ष पर संसद सत्र के पहले दिन से ही हावी दिखाई दे रहा था। विपक्ष के सारे सांसद अपने हाथ में संविधान को लेकर संसद पहुंचे थे। इन हालातों में एनडीए सरकार कैसे और कितना सरवाइव करेगी, अशोक वानखेड़े जी से जानेंगे। देखिए प्रज्ञा जी, ये कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं होता कि 56 इंच का सीना और किसका वजन ज्यादा और किसकी हाइट ज्यादा। पार्लियामेंट में आदमी की ताकत या जो प्रधानमंत्री होते हैं उनकी ताकत, उनके पीछे कितना आंकड़ा है इससे होती है। यदि आप स्वयं बैसाखियों पे हो तो फिर दो पैरों पे खड़ा आदमी और बैसाखियों पे खड़े आदमी के बीच में अंतर तो होता है। आप तो ये ना कहे कि देश ने आपको सत्ता के लिए मैंडेट दिया है, देश ने नरेंद्र मोदी को नकारा है। नरेंद्र मोदी को मैंडेट देने के मायने 2014 में थे, जब 277 के पार था। तब देश ने कहा था कि आप अपने बलबूते पे सरकार चलाइए, हम साथ में। 2019 में 300 वाला आंकड़ा दिया था। ये होता है सत्ता में आने का आंकड़ा। लेकिन जब 240 पे है तो फिर आप समझ जाइए, आपको देश ने सत्ता लायक नहीं समझा। ये बात अलग है कि आप कोई जुगाड़ करके, जोड़ तोड़ करके वो आंकड़ा पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो ये तो हो गया आपकी ताकत। लेकिन तेवर जो होते हैं इंसान के, वो नहीं बदलते। तो कई बार वो तेवर सामने आते हैं, फिर उनको रोकना पड़ता है, फिर लिपापोती करना पड़ता है, फिर झूठ बोलना पड़ता है, अपने जो कहे हुए वक्तव्य को स्वयं ही नकारना पड़ता है। और ऐसी कई चीजें अब आपको दिखेगी। आपने 300 का हाउस देखा, 350 से ज्यादा एनडीए था, सामने बिखरा हुआ विपक्ष, कमजोर विपक्ष, उसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी, वो भी 40-45 के रेंज में। और जब चाहे तब आपने विपक्ष के 100-150 लोगों को एक झटके में निकाल दिया, सदन के बाहर बिल पास करवा दिए, क्योंकि वो आपका अहंकार था। अब आप वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप यदि 292 है तो यहाँ भी 331 है, फासला ज्यादा बड़ा नहीं, तो आवाज बुलंद होगी। और ये जो 331 आए हैं, 231 जो आए हैं, ये इनकी ताकत जो बढ़ी है, वो इसलिए नहीं बढ़ी है कि उन्होंने मोदी जी का विरोध किया, वो इसलिए बढ़ी है कि उन्होंने देश की वास्तविक समस्याओं को शब्द दिए।
मतदाताओं को आह्वान किया कि आपकी जो ओरिजिनल समस्या है उनके लिए हम लड़ने को तैयार है। महंगाई है, बेरोजगारी है, हमारी असुरक्षित सीमाएं हैं, बहुत सारी चीजें। और जनता को लगा कि नहीं, ये सरकार तो 10 साल से समस्या है इस बात को ही मान नहीं रही है। 2014 में तो यही बताया जाता था कि ये देश समस्याओं से भरा है। 2014 के बाद तो समस्या खत्म हो गई। 2019 के बाद तो राम राज्य की स्थापना हुई और 1000 साल का बाद का लक्ष्य देने लगे। 1000 साल बाद देश कैसा होगा? यहां कल की रोटी की चिंता जिसको है, वो इतना दूर का देखने की ताकत किसी की आंखों में नहीं। प्रधानमंत्री बड़े बड़े सपने देख रहे थे, लेकिन भूखे पेट लोगों को नींद भी नहीं आ रही। जब आंखें खुली होती है तो सपने नहीं पड़ते। लेकिन तो सर, जब ये जब हुआ, तो जब अब इस बैकग्राउंड पे, कैनवास पे जब विपक्ष है, तो उन्हें पता है आने वाले सालों में यदि उन्हें फिर सत्ता में भी आना होगा, तो उन्हें यह बताना होगा कि जो उन्होंने चुनाव में कहा वो उसके लिए लड़ रहे हैं। इसलिए आज जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान शपथ लेने खड़े हो गए, नीट के ऊपर लोगों ने घोषणाएं देना शुरू कर दी। हालांकि ये गलत परंपरा है, क्योंकि शपथ लेने वाले दिन जनरली शपथ लेने देनी चाहिए। लेकिन फिर हमने ये भी देखा लोगों का अहंकार, कि फिर जय श्री राम के नारे भी लगते थे सदन में। जय श्री राम के नारे लगाने की जगह नहीं है सदन, हर जगह का एक जगह होती है। सर, लोग तो कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी को आज शपथ की जगह पर इस्तीफा दे देना चाहिए था, इतने बड़े बड़े कर्म किए हैं। इस्तीफा देने के लिए आदमी को शर्म, लिहाज, लज्जा, लोक लाज, ये तमाम शब्दों की पहचान होना जरूरी है। जिनके लिए ये शब्द मर चुके हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। निर्लज्जता का यदि आपने चोला ओढ़ लिया है, और ये तो अमृतकाल निर्लज्जता का चल रहा है, तो ऐसे में तो हमने देखा कि कैसे कैसे चुनाव के दौरान भी आपने खुद के वक्तव्य को दूसरे ही दिन नकारते हुए, और उसी ताकत से बोला, उसी ताकत से वक्तव्य नकारते हुए कि शर्म खुद को सुनने में भी आ रही थी। इतने बड़े यू टर्न ऐसे 2-2 मिनट में कैसे लिए जाते? तो ये तो होना ही था। तो अब विपक्ष के एजेंडे पे देखिए, 9 दिन का सत्र है जी। 2 दिन शपथ विधि है, फिर स्पीकर का चुनाव है, फिर राष्ट्रपति का अभिभाषण है, उस पर धन्यवाद प्रस्ताव है। ये 9 दिनों में ये एजेंडा सरकार का है। एक चीज है, एक बात और कही जा रही है कि नरेंद्र मोदी को इतने प्रेशर में रहने की आदत नहीं है। एक तरफ तो एनडीए के इनके जो तमाम सहयोगी दल हैं वो इनका पेच कसे हुए हैं, दूसरी तरफ विपक्ष की नई ऊर्जा, विपक्ष बार बार नरेंद्र मोदी को किस तरीके से घेरेगा उसकी एक तस्वीर आज हमने पहले सत्र में ही देख ली। नरेंद्र मोदी शपथ लेने के लिए खड़े हुए और हमने देखा कि संविधान की किताब नरेंद्र मोदी को दिखाई जा रही थी और याद दिलाया जा रहा था कि इस बार मनमानी नहीं चलेगी गुरु। तो ये तमाम चीजें, उसके बाद सरकार गिर जाने का डर, नरेंद्र मोदी के सर पर जो एक तलवार लटकी हुई है खतरे की, ये तमाम चीजें इतने प्रेशर में नरेंद्र मोदी कैसे सरवाइव करेंगे? सर, आज का सबसे बड़ा सवाल तो यही है। सवाल ये है कि मैंने आपको अभी कहा कि निर्लज्जता, अपमान, स्वाभिमान, ये सब बातें बेच चुके हैं। तो ये कल किसके चरण छुएंगे जाके सत्ता में रहने के लिए बता नहीं सकते। और एक बात आप भूल गई, आपने सारे प्रेशर दिखाए, लेकिन सबसे बड़ा प्रेशर जो नरेंद्र मोदी पे आज है सरकार से भी ज्यादा, वो है भाजपा का अध्यक्ष कौन बनेगा। यदि ये संगठन उनके हाथ से चला गया तो फिर ये सरकार चलाना और मुश्किल हो जाएगा। सवाल ये है, बाकी जगह लोग निकल चुके हैं खरीदी बिक्री के लिए। कौन कौन कहां से 272 का नंबर अपने आप बलबूते पे कैसा ला पाए, इसके लिए अभी शिकारी निकल चुके हैं। अच्छा। जाले बुनना शुरू हो गए। हाँ, कुछ शिकारी पटना भी पहुंचे, पटना में भी जाले डाले गए, कुछ बातें सामने भी आई है। तो सब विपक्षी दल तो है ही, लेकिन एनडीए के घटक दल भी बहुत सजग है। एनडीए के घटक दलों में इतना अविश्वास बना हुआ है आपसी। दूसरी बात है, नरेंद्र मोदी जी का जीवन में घोष वाक्य रहा, टेंशन देने का, लेने का नहीं। इस बार उल्टा हो गया। इस बार आपने जब गुजरात में आप राजनीति कर रहे थे,
गुजरात में सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन थे गुजरात के यूनिट में। तब से लेके 2024 तक आपने सिर्फ टेंशन ही दिया। कभी केशु भाई को दिया, तो कभी वाघेला को दिया, कभी संजय जोशी को दिया, फिर आडवाणी जी को दिया, फिर विपक्ष को दिया, तमाम भ्रष्टाचारियों को दिया, उद्योगपतियों को दिया, जो उद्योगपति अडानी अंबानी के सामने सरेंडर नहीं होते थे, किसानों को दिया, सबको टेंशन दिया और एंड में संघ को टेंशन दिया। ये टेंशन देने का मामला अब हो गया खत्म, उल्टा पड़ गया। रिवर्स उल्टा पड़ गया। अब टेंशन लेना पड़ रहा है। अब किसानों से टेंशन लेना पड़ रहा है, पार्टी से, संगठन से, कांग्रेस, विपक्ष से, तमाम लोग जो जेल में गए उसमें सर्वोच्च न्यायालय क्या निर्णय देता उससे, महंगाई बेरोजगारी चरम पे उससे। कोई ऐसी एक जगह नहीं रही है कि जहां से टेंशन रिटर्न नहीं आ रहा है। और एक जगह से टेंशन और भयानक आ रही है सर। आज हमने पहले दिन ये देखा, संसद सत्र के पहले दिन में एक जो तस्वीर दिखाई दी उसमें हमने ये देखा कि विपक्ष बीजेपी के पूरी एनडीए सरकार के जख्मों को कैसे कुरेद रही है। नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ा जख्म अयोध्या से मिला है सर, और अवधेश प्रसाद सांसद जी जो अयोध्या से जीते हैं उनको नरेंद्र मोदी के बिल्कुल सामने बिठाया गया, अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बगल में अवधेश प्रसाद दिखाई दे रहे थे सर। ये कष्ट कैसे सहन कर पाएंगे? कष्ट सर भाई यही किया आपने, यही किया आपने। गुलाम नबी आजाद को आपने कैसा उनके लिए धन्यवाद दिया और कैसा कहा कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, कैसा अजित पवार को कहा आपके साथ अन्याय हो रहा है, कैसा आपने एकनाथ शिंदे को कहा कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। ये सबका न्याय करने गए थे, अब इनके साथ न्याय हो रहा है। तो इसका आदत डालनी होगी यदि सत्ता में रहना है तो। और ये दोनों सत्ता में रहने के लिए कुछ भी करेंगे। आप और हम हंसेंगे कि ये इतने लो लेवल पे भी जा सकते हैं क्या? ये जा सकते हैं, यकीनन जा सकते हैं। आज उन्होंने तर्कस से फिर एक पुराना तीर चलाया जी। उन्होंने कहा कि कल इमरजेंसी की बरसी है और उसके दिन काला दिन मनाया जाएगा। 50 साल पुरानी, खड़गे साहब ने बहुत बढ़िया ट्वीट किया, 50 साल पुरानी 18 महीने की आपातकाल आपको याद है, लेकिन पिछले 10 साल से अघोषित आपातकाल जो है वो आपको याद नहीं। और 10 साल से तो आपातकाल ही था। किसान मर जाए 700, लेकिन इनको फर्क नहीं पड़ रहा था। वहां पुलवामा में लोग मांगते गए, ट्रांसपोर्ट नहीं दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, मर भी गए तो। आपने तमाम भाजपा के बड़े क्षेत्र जो थे जिन्होंने जिंदगियां दी पार्टी को, उनको घर बिठा दिया, आपने किसी की नहीं सुनी। 100 से ज्यादा जलते छोड़ दिया, 100 जलता छोड़ दिया। 100 से ज्यादा सांसद एट अ टाइम एक एक्सप्रेशन करके नए रिकॉर्ड बनाए। जब चाहे मतलब संसद के उद्घाटन में आप राष्ट्रपति को भूल गए, खुद ही अधूरे मंदिर में सब। ये क्या है? ये तानाशाही तो थी। और आपातकाल किसको कहते हैं? आपातकाल में संविधान स्थगित हो जाता है और सत्ताधारी तानाशाह बनता है। यही तो चलता रहा, जिसके ऊपर इनकम टैक्स की रेड, जिसके ऊपर ईडी की रेड, जिससे पैसे उगाने हो इसको ईडी की रेड करवाओ, और वो जब मांगने आए तो उस इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदो। इलेक्ट्रल बॉन्ड जबरदस्ती एक अच्छी खासी सिस्टम थी हमारे देश में जिसमें भ्रष्टाचार कम था, उसको हटा के इन्होंने भ्रष्टाचार युक्त 2-4 नए भ्रष्टाचार के रास्ते खोलते हुए इलेक्ट्रल बॉन्ड लाए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा इलेक्शन चुनाव आयोग में कैसे लोग आने चाहिए, उस पूरी प्रक्रिया को इन्होंने नए कानून ला के ध्वस्त कर दिया। दिल्ली सरकार के खिलाफ एक कानून ला के उन्होंने पूरा अपने हाथ में रख लिया। सर्वोच्च न्यायालय के दिए हुए संविधान पीठ के निर्णय को भी आप बदलते हैं, तो फिर आपका संविधान में विश्वास कहां से हो गया? तो फिर ये तो अघोषित आपातकाल तो आप 10 साल से चला रहे हैं। किसी भी बीजेपी रूल्ड स्टेट में आप देखिए, बीजेपी के किसी भी राज्य में सारे रबर स्टैंप बिठाए एक लाइन से मुख्यमंत्री के तौर पे। और कभी कहीं गुजरात का कोई आदमी जाके बैठता है किसी ऑफिसर के कमरे में, वो चला रहा है राज्य, तो कोई कहीं गुजरात का ऑफिसर डेपुटेशन पे भेजा जाता है, वो चला रहा है राज्य। एग्जाम पेपर चाहे दिल्ली यूपी पुलिस के हो या कहीं के हो, गुजराती लोग ही सेट करते हैं, सारे ठेके गुजरातियों को मिलते हैं। माने वो 26 सीट वाला राज्य इस देश के लिए सबसे बड़ा हो गया।
ये तानाशाही नहीं तो क्या है? कहां संविधान को जगह है? आज तो सर पूरा विपक्ष संविधान की कॉपी लेकर पहुंचा है संसद में, इसको कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल, विपक्ष को मालूम है कि संविधान ने उनको जितवाया है। आज यदि सारा पिछड़ा मतदाता विपक्ष के पीछे एक हिमालय बन के खड़ा था, कांग्रेस 100 के ऊपर आ गई है, तो इसमें संविधान का बहुत बड़ा रोल रहा है। कांग्रेस ने तो विवेक जोगराय और लल्लन सिंह जैसे लोगों की फोटो की पूजा करनी चाहिए। इनके लगातार वक्तव्य से इस बात को रेखांकित किया गया कि नहीं, संविधान बदलना चाहते 400 आने पे। तो ये तो शुरुआत है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे लड़ाई बहुत है। आज राहुल गांधी का ट्वीट है, वो भी पढ़ने लायक था। उन्होंने कहा कि 15 दिन में जो सवाल हम 15 दिन सरकार को हुए आने में, क्या सवाल पूछेंगे? रेल दुर्घटनाएं कितनी हुई जी? रेल दुर्घटना में क्या कर रहा हो? सेफ्टी कहाँ गई आपकी रेल दुर्घटना? मालगाड़ी और एक्सप्रेस टकरा जाती है आपस में। रेलवे की नई आपने रेलवे शुरू कर दी, वंदे भारत के नाम पे। रेल के प्रवासियों को क्या हो गया? आपने डायनामिक फेयर शुरू कर दिया, गरीब आदमी के हाथ से ट्रेन चली गई, उसको अब ट्रेन भी हवाई जहाज लगने लगी। उसके बाद कश्मीर के आतंकी हमले का क्या हुआ? वैष्णो देवी जाने वाली बस पे हमला होता है और 10 लोग 12 लोग मारे जाते हैं। आपने तो कहा था नोटबंदी के बाद ही हमले खत्म हो जाएंगे। आपने तो कहा था कि 370 के बाद तो हमले बिल्कुल आतंक खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक होने के बाद आतंक खत्म हो जाएगा। अरे कब खत्म हो जाएगा? रोज 4 आतंकी मारे जाते हैं, 2 हमारे जवान शहीद होते हैं। मुझे आतंकी सैकड़ों मारे जाए, मुझे दुख नहीं है, लेकिन एक भी जवान तिरंगे में लपेट के आता है, खून खोल जाता है। ये इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा भाई? ये भी सवाल उठेंगे। एग्जाम पेपर नीट का क्या हुआ? सरकार ने नीट माना नहीं, सर्वोच्च न्यायालय का डंडा उठने के बाद बोला कि हाँ गड़बड़ हुई है। उसके बाद आपने एक नेट की पीजी रद्द कर दी है, दूसरा आप यूजीसी की यानी का एग्जाम चालू हो गया, वो पेपर लीक हो गया। सरकार है या क्या तमाशा लगा के रखा है? ये भी सवाल उठेंगे। उसके बाद दूध, दालें, गैस, टोल एकाएक महंगा हो गया 1 महीने में, वो भी सरकार को जवाब देना होगा। जंगल में आग लगी हुई है, उत्तराखंड के जंगल में आग लगी हुई, और आग इतनी भयंकर है कि बरसात होने पे भी आग बुझ नहीं रही है। बिल्कुल। वहां पे महिला और शिशु विहार जो उनके शेल्टर होम थे, उनको निकाला गया, नहीं तो पूरा जल के खाक हो गया है। क्या कर रही है सरकार? क्या बात कर रही है? मणिपुर की तो बात करनी छोड़ दीजिए, सरकार बचा रहे हैं सर मोदी जी अभी तो। और एक दिन में दिल्ली में 24 घंटे में 24 लोग मरते हैं हीट वेव से। सरकार का प्रबंधन किधर है? 500 से ज्यादा लोग हीट वेव में मरे हैं, 1000 से ज्यादा। कहाँ है सरकार का प्रबंधन? जल संकट भयावह है, दिल्ली की बात छोड़िए, पूरे देश में जल संकट बना हुआ है। कहाँ गया जल शक्ति आपका मंत्रालय? घर घर नल से पानी जाने वाला था, नल तो आ गए, पानी कहाँ है? पानी के प्रबंधन, ये सारे सवाल ये 9 दिनों में उछले तो आप इमेजिन करिए, रण होगा रण। सर नरेंद्र मोदी के लिए एक बात लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की जो नई सरकार है, संसद के पहले सत्र के दिन से ही ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की बोनी, सर बोनी जो होती है ना, दुकान खोलने से पहले जो एक बोनी अच्छी हो जाए तो लगता है कि काम बढ़िया चलेगा, तो ये बोनी नरेंद्र मोदी की कुछ ठीक नहीं रही। पहले नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने शपथ ली थी तो बिजली सस्ती हो गई थी, इसके लिए उन्होंने अपने आप को सौभाग्यशाली कहा था। यहाँ इनकी सरकार बनते क्रूड के ऑयल इंटरनेशनल कम हो गए थे तो उन्होंने कहा था कि मेरी किस्मत है, मेरे वजह से। यस सौभाग्यशाली, मैं थोड़ा मिस कर गई थी, तो उन्होंने अपने आप को सौभाग्यशाली कहा था। और अब हम देख रहे हैं इतना कुछ हो गया है सर, छात्रों का भविष्य अंधकार में है, इतनी महंगाई हो गई है, लोग परेशान है, त्राही हो रहा है सर, लेकिन नरेंद्र मोदी जी तो अपने आप को सौभाग्यशाली कहते ही नहीं है। अब तो लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार टिक पाएगी कि नहीं टिक पाएगी। नहीं, प्रॉब्लम ये है ना, उस दुकान की बोहनी बहुत अच्छी होती है जिस दुकान के मालिक का नाम ऊपर होता है। इस दुकान का तो बाप ही पता नहीं कौन है, क्योंकि मोदी जी की दुकान की बोहनी करने लोग गए थे। ये तो एनडीए की दुकान है जिसमें अलग अलग चिन्ह, और 51 लोग एक लाइन से खड़े हैं, उसके पीछे 240 लोग खड़े हैं। तो ग्राहक को डर है कि कहीं दुकान में जाऊं, माल गलत मिल गया तो मैं किसको कंप्लेंट करूंगा? मोदी जी के पास जाऊंगा, वो बोलेगा मेरी दुकान नहीं है, तो एनडीए की है।
इंडिया वाले पास जाएंगे तो बोलेंगे प्रधानमंत्री तो मोदी जी है, उनको पूछो। तो मैं ठगा नहीं जाऊंगा, इसलिए बोली नहीं हो रही है। सही मामला ये फंसा है। सर अभी ये भी कहा जा रहा है, अभी तो संसद सत्र का पहला ही दिन है, आपने देखा विपक्ष ने किस तरीके से पूरी एनडीए सरकार को घेर लिया, लेकिन अब आगे क्या, स्पीकर का चुनाव होने वाला है, ये भी नहीं नहीं कहा जा नहीं, रहा है कि स्पीकर के चुनाव में बड़ा खेल होगा, नायडू नीतीश कुछ बहुत अभी बड़ा करेंगे। देखिए, मुझे नहीं लगता अल्टीमेटली नायडू ये प्रेशर ला रहे हैं। अच्छा। अल्टीमेटली स्पीकर बोलेंगे आप अपना करिए, हो सकता है एक दो नाम रिजेक्ट करे, बाकी नाम ओके करे, लेकिन इस प्रेशर में अपना बहुत सारा बाकी काम निकलवा लेंगे। चंद्रबाबू नायडू हम्म। की स्टाइल है, वो करेंगे। हम्म। लेकिन ये सिर्फ अग्नि परीक्षा स्पीकर के चुनाव की नहीं, हम्म। ये सरकार के लिए सदन का हर घंटा अग्नि परीक्षा है। एवरी आवर हम्म। सदन का अग्नि परीक्षा है। हर बिल अग्नि परीक्षा है, हर प्रस्ताव अग्नि परीक्षा है, सदन चलाना अग्नि परीक्षा है। क्योंकि इस बार सदन में बराबरी का, अपने बलन का विपक्ष है, उसी बलन सत्ता, ये मामला हो गया। तो ये सरकार तो, मैंने कहा ना कि अग्नि परीक्षा 5 साल तक है इनकी, यदि चलती है, ये बात तो तय यदि है। चलती है तो इसमें डाउट है कि यकीनन टिक पाएगी या नहीं टिक पाएगी। नहीं, मैं इसलिए डाउट है क्योंकि ये शिव जी की बारात है। हाँ। पता नहीं कौन किधर कब विद्रोही हो जाए, कब किसका क्या हो जाए। पहली कल बार सर नीतीश ने नरेंद्र मोदी। कल हाँ नीतीश हाँ। जी ने ये बोल दिया, विधानसभा चुनाव बिहार में हम 50 सीट देंगे बीजेपी को। हाँ। क्या कर लोगे आप? बोलेंगे गठबंधन तोड़ देते हैं, तो बोलेंगे तोड़ दो, मैं वहां से हट जाता हूँ। ऐसे कई अभी आने वाले बहुत चीजें हैं प्रज्ञा जी। ये इस सरकार की अग्नि परीक्षा पे मुझे लगता है दिन में 4 बार बैठना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, ये अग्नि परीक्षाएं होगी। पहली बार नरेंद्र मोदी 300 के नीचे आए हैं, सबसे बड़ी चुनौती क्या देख रहे हैं आप आने वाले समय में, जो 300 के नरेंद्र नीचे मोदी नहीं, 300 के नीचे नहीं आए, बहुमत ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है। बहुमत ही नहीं है। हारी हुई बाजी जीतने का प्रयास कर रहे हैं। तो संकट तो मैंने क्या कहा इनको, संकट तो ये भी है कि धन्यवाद प्रस्ताव पारित होने में भी संकट है। तो इस सरकार के, देखिए सरकार का कोई भी संकट सरकार झेल लेती है जब वो ताकतवर होती है। और सरकार की ताकत 56 इंच से सीने से नहीं, सरकार की ताकत पीछे आंकड़ा कितना है, मैंने पहले ही बोला था। यस यस यस। यदि आपका आंकड़ा कमजोर हो तो सरकार कमजोरी कहलाती है। और इनके पास फ्लोर मैनेजर नहीं है। एक होता है कि सरकार कितनी भी कमजोर हो, प्रधानमंत्री कितनी भी अकड़ू हो, लेकिन एक फ्लोर मैनेजर होता है जो अक्रॉस द पार्टी लाइन सबसे जुगाड़ कर करके सरकार को बचा ले जाता है। हाँ। वो नहीं है इनके पास, क्योंकि इनके पास इनके पास तो चाणक्य नहीं, जुगाड़ू है, चाणक्य मत कहिएगा। बिना सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी, ये तीनों एजेंसी सिर्फ 1 महीने के लिए मेरे पास दे दीजिएगा, मैं आपको शपथ लेते हुए दिखा दूंगा अशोक वानखेड़े प्राइम मिनिस्टर इस देश का। क्या बात कर रही है आप? ये जुगाड़ू सिस्टम है, ये जुगाड़ है। चाणक्य अटल जी थे, प्रमोद महाजन थे। अच्छा, नरेंद्र मोदी जिन राहुल गांधी से को शहजादे, नामदार, न जाने क्या कुछ, राजकुमार, न जाने क्या कुछ कहते थे, अब उन राहुल गांधी को जी कहकर संबोधित करना पड़ेगा अगर वो नेता प्रतिपक्ष बनते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये भी तो कष्टकारी होगा नरेंद्र मोदी जी के लिए? क्योंकि कोई कष्टकष्टकारी नहीं, मैंने देखा कि उनके सामने खड़े नहीं होना चाहते थे नरेंद्र मोदी। जो आदमी इसमें भी कष्टकारी नहीं मानता, कि जो कहता है कि मैंने ज्यादा बच्चे पैदा करने की बात हिंदुओं के लिए कही थी, अपने ही वक्तव्य को नकारते हुए जिस आदमी को कष्ट नहीं होता, उस आदमी को ये कष्ट, देखिए सत्ता के ये इतने बड़े लोभी हैं कि इस सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। डबल जी लगा सकते हैं, राहुल जी, गांधी जी। अच्छा। हाँ, लेकिन आज सत्र के पहले हमने देखा नरेंद्र मोदी जो भाषण दे रहे थे उसमें वही पुराना राग अलाप रहे थे, विपक्ष को जो है ड्रामे नहीं करने चाहिए, नौटंकी नहीं करनी चाहिए, जनता ये चाहती है, उकसा रहे थे। नहीं, मुझे ये बताइए और क्या कहेंगे प्राइम मिनिस्टर, मुझे बताइए। चल,
नहीं बता सकते ये हैं कि हम कहेंगे आगे क्या करेंगे? नहीं नहीं, वो कोई प्लान ही नहीं है अभी, ये क्या करेंगे आगे? ये कुछ करना चाहे तो उधर से नीतीश कहेंगे नहीं ये नहीं होने देंगे। नीतीश ने हाँ कह दिया तो वो कहेंगे कि नहीं नहीं भाई मैं तो नहीं मानता इस बात को, चंद्रबाबू नायडू। अब प्रधानमंत्री को कुछ भी कहने के पहले, हम्म, इस देश का रोड मैप तय करने के पहले परमिशन लेनी होगी। हम्म, गए वो दिन माईवे और हाईवे वाले। हम्म, अब प्रधानमंत्री जी हाईवे पे ट्रक के लिफ्ट लेके निकले हैं, उनकी गाड़ी हो गई खराब। अब ट्रक ड्राइवर जहां ढाबे पे रुकेगा वहीं उनको खाना होगा। हम्म। तो सर पहला सत्र का जो दिन था आपने क्या देखा, क्या कहेंगे इस पर? नहीं नहीं, मुझे तो, मैं 3 दिन से यही कह रहा हूं प्रज्ञा जी कि विपक्ष पूरे तेवर दिखाएगा। हाँ। सत्ता पक्ष को देखना है कि वो तेवर झेलते कैसा है। हम्म। और शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशुक वानखेड़े सर, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये नरेंद्र मोदी के लिए जो बोनी हुई है ये अच्छी बिल्कुल नहीं हुई है। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद एक 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 के बाद करके नरेंद्र मोदी घिरते ही जा रहे हैं, घिरते ही जा रहे हैं। और विपक्ष का जो नया तेवर है वो तो पूरे एनडीए सरकार को घेरे हुए है। तो आज पहले दिन ही हमने ये देख लिया कि पूरा एनडीए किस तरीके से कंधे झुकाए संसद में दिखाई दिया, और विपक्ष पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, विपक्ष पूरे कॉन्फिडेंट, पूरे जोश के साथ सत्ता पक्ष को घेरता हुआ दिखाई दिया। फिर मिलेंगे आपसे एक नई चर्चा में, अभी के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।